नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और कल जो आखिरी लेक्चर हम लोग ने इसमें अपलोड किया था वो था मध्य प्रदेश के वन। और आज उसी के आगे बढ़ते हुए हम लोग मध्य प्रदेश के वन उपज को देखेंगे। आप देखेंगे कि मेंस में मुख्य परीक्षा में हमेशा यहाँ से क्वेश्चंस बना है। पूरा फैक्चुअल टॉपिक है, इसमें समझने लायक कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं पूरी एमपी की सीरीज ऐसी ला रहा हूं कि आपको सिर्फ सरदार पटेल एकेडमी का ये चैनल आप देख लीजिए, आपका पूरा एमपी स्पेशल तैयार हो जाएगा। तो उसी संदर्भ में मैं आज मध्य प्रदेश के वनों की प्रमुख फसलों की प्रमुख उपजों की चर्चा करने जा रहा हूं। और जिसमें हम लोग जो उपज है उसको दो भागों में बांटेंगे, प्रमुख उपज और गौण उपज। इन दोनों के रूप में क्वेश्चन पूछता है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश को एक बड़ा राजस्व जो है वनों की उपज से प्राप्त होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल अपने पास रखता है। और इस कारण से यहाँ पर कई तरह की उपज भी प्राप्त होती हैं। और जैसे कि आपको पता है कि भारत की सबसे ज़्यादा सागौन की लकड़ियाँ मध्य प्रदेश से प्राप्त होती हैं। और ये जो सागौन की लकड़ियां हैं, इनकी जो गुणवत्ता है पूरे भारत में इनकी ज़बरदस्त डिमांड रहती है। और उसी के हिसाब से मध्य प्रदेश शासन भी जो है सागौन की लकड़ियों को बेच करके एक बड़े राजस्व की प्राप्ति करता है। तो आज हम लोग पहले उपज को दो भागों में बांट लेते हैं। देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश की वन संपदा को हम दो भागों में बांटे हुए हैं, मुख्य वन उपज और गौण वन उपज। मुख्य वन उपज के रूप में हम लोग तीन चीज़ों को मुख्य रूप से यहाँ पे चर्चा करेंगे। एक सागौन वन, दूसरा साल वन और तीसरा बांस को देखेंगे। इसके बाद जितनी भी उपजें आएंगी, चाहे वो हर्रा हो या लाख हो या और तरह तरह की चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे यहाँ पर, वो सब जो आएंगी गौण उपज के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। अगर हम देखें मुख्य वन उपज के रूप में, तो पहला पॉइंट जैसे मैंने कहा सागौन। अब आपको पता है कि सागौन वन कहाँ मिलते हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने सब चर्चा किया था। जहाँ पर भी 70 से लेके 100 सेंटीमीटर से ऊपर तक वर्षा अगर हो रही है, 125 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमको सागौन वन का संकेंद्रण देखने को मिलता है। सागौन वन का वनस्पतिक नाम क्या है, तो आप देखो टेक्टोना ग्रेंडाई नाम है, टेक्टोने ग्रेंडाई नाम है इसका। ये प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो आप देखिए इसका उपयोग सबसे ज़्यादा फर्नीचर व घर निर्माण में किया जाता है। पूरे मध्य प्रदेश में छतरपुर का जो सागौन फर्नीचर है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इसके अलावा होशंगाबाद की जो बोरी घाटी है, और आप रीवा, सीधी और दमोह, ये जितने भी बेल्ट हैं, जबलपुर, छिंदवाड़ा, ये बेल्ट जो हैं आपको सागौन बेल्ट के रूप में देखने को मिलेगा। देखिए, मैंने इसमें पूरा और पूरे मध्य प्रदेश का जो सागौन वन भारत का, पूरे मध्य प्रदेश में जो सागौन वन पाए जाते हैं वो कितने हैं, टोटल 19.3% एरिया पर सागौन वन का संकेंद्रण हमको देखने को मिलता है। 75 से 125 सेंटीमीटर के बीच में ये पाए जाते हैं। इसका उपयोग मैंने कहा फर्नीचर निर्माण और भवन निर्माण में किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। छतरपुर का फर्नीचर जो है बड़ा प्रसिद्ध है। पन्ना छतरपुर का फर्नीचर जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, सागौन का फर्नीचर। चलिए आगे आते हैं, अपन साल वृक्ष को देखते हैं। कल के लेक्चर में उन्होंने चर्चा की थी, साल वन वहीं पाए जाएंगे जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। मध्य प्रदेश में साल वन जो है लाल पीली मिट्टी वाले क्षेत्र पर पाए गए हैं। इनको साल वन इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि ये वन कभी भी पत्ती विहीन नहीं होते हैं, एक साथ पत्तियां नहीं गिराते हैं, बल्कि ग्रेजुअली पत्तियां गिराते हैं और पत्तियों का आगमन होता रहता है। दूसरी बात, ये चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं, घने वन होते हैं। इसका उपयोग जो है बड़ी मजबूत लकड़ियां होती हैं, पानी में भी खराब नहीं होती हैं, और रेलवे का स्लीपर बनाने में मुख्य रूप से होता है। और इसी कारण जो है मध्य प्रदेश के बुधनी सीहोर में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र जो है साल वनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर साल वनों का संकेंद्रण पाया जाता है। इसका जो वनस्पतिक नाम है, देखिए सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा है।
इसका वानस्पतिक नाम, इसको भी ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन होते हैं और ये मैंने कहा कि पूर्वी क्षेत्र पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश के कुल वन का 4.15% में इसका विस्तार पाया गया है। इसके बाद आते हैं हम लोग बांस पर। तीसरी मुख्य इसकी उपज, वन उपज के रूप में इसको हम लोग लेते हैं बांस को, और डेंडोकेलमस के नाम से इसका बोटैनिकल नाम है, ध्यान रखिएगा। वनस्पतिक नाम इसका ये है। इसका उपयोग सामान्यतः देखिएगा ये 75 सेंटीमीटर से ऊपर वाले वर्षा क्षेत्रों पर पाया जाता है। बांस जो है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद, ध्यान रखिएगा एक डेटा दे रहा हूं, मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर बांस उत्पादक राज्य के रूप में है, और भोपाल में इसकी सबसे ज्यादा प्रजातियां भी लगाई गई हैं। लगभग 54 प्रकार की प्रजातियों को यहाँ पर लगाया गया है। बांस आपको पता ही है, भारत सरकार ने इसको अब ग्रीन सोना के रूप में जाना जाता है, और एक ग्रीन बांस मिशन के चलाया गया है, ताकि जहां बांस ज़्यादा होता है वहां के लोगों को इसके माध्यम से एक कुटीर उद्योगों को विकसित करने की कोशिश की गई है। मध्य प्रदेश शासन में यही किया गया है, और बांस के माध्यम से आप देखिए जो घरेलू उपयोग की वस्तुएं हैं, जैसे कि चटाई, सूपा, या जो स्टोरेज करने की बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सब चीजों को बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टोकरी, चटाई, छप्पर, और सबसे बड़ी बात, बांस से जो है हमारी कागज इंडस्ट्री पूरी तरह से डिपेंड है, और इससे कागज की लुगदी बनाई जाती है। देखिए मैंने आपको कहा भी 54 प्रजातियों का रोपण अकेले जो है भोपाल में किया गया है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश जो है अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक राज्य है। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो वेस्टर्न, जो हमारा ईस्टर्न मध्य प्रदेश है, उमरिया, इसके बाद आ जाइए नीचे आप मंडला, बालाघाट, बाल और जबलपुर, इन सभी जगहों पर बांस का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। ये मध्य प्रदेश की मुख्य उपजें हैं। अब आगे आते हैं, मध्य प्रदेश की गौण उपजों के बारे में चर्चा करते हैं। कौन कौन सी गौण उपजें हैं वहां पर देख लेते हैं हम लोग। तेंदुपत्ता, देखिए मध्य प्रदेश, तेंदुपत्ता क्या होता है, तेंदुपत्ता से बीड़ी बनाई जाती है, और इस सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में अगर तेंदुपत्ता का संकेंद्रण देखेंगे आप तो जबलपुर, दमोह, सीधी, ये पूरा बेल्ट जो है यहाँ पर तेंदुपत्ता का संकेंद्रण पाया जाता है। और पूरे भारत का जो है 25% तेंदुपत्ता अकेले मध्य प्रदेश उत्पादित करता है, और इसी कारण से उत्पादन में मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता के प्रथम स्थान पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से काफी राजस्व प्राप्त होता है, और क्योंकि तेंदुपत्ता संग्रहण जो है सहकारिता के आधार पर किया जाता है, पूरा जो है सरकार के नियंत्रण में काम कर रही है, और बीड़ी से काफी बड़ा राजस्व सरकार को प्राप्त होता है। आते हैं खैर वृक्ष के रूप में। देखिए खैर वृक्ष उन क्षेत्रों में पाई जाएगी जहां पर शुष्क जलवायु पाई जाती है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों पर खैर वृक्ष का उत्पादन होता है। आपको पता है मध्य प्रदेश के जो, जिसे हम ग्रिड क्षेत्र कहते हैं, है ना, ग्रिड क्षेत्र के अंतर्गत किसको रखते हैं हम लोग, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, चंबल, इन सभी क्षेत्रों को हम लोग रखते हैं। और मध्य प्रदेश में खैर वृक्षों का संकेंद्रण भी यहीं पर पाया गया है। और ध्यान रखिएगा, मुरैना के बानमौर और शिवपुरी में जो है खैर से कत्था बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। इस खैर का औद्योगिक उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता ही है कि जो कत्था होता है उसका उपयोग हम लोग जो पान खाते हैं उसमें किया जाता है, पेंट इंडस्ट्री में किया जाता है, औषधि इंडस्ट्री में किया जाता है। इन विभिन्न क्षेत्रों में हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं लाख वृक्ष। लाख वृक्ष के बारे में ये समझिए कि मध्य प्रदेश में लाख जो है मुख्य रूप से मंडला, बालाघाट, सिवनी, इन सभी जिलों पर बड़े पैमाने पर किया जाता है। लाख एक कीट होता है जिसके खिलौने, चूड़ी और औषधि के उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो पलाश के वृक्ष से, कुसुम के वृक्ष से, बेर के वृक्ष से, और अरहर की जो दाल होती है वहां से भी लाख पैदा की जाती है। और लाख के उत्पादन में मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है।
तो ध्यान रखिए तेंदुपत्ते में हम प्रथम हैं और लाख के उत्पादन में हम भारत में दूसरे स्थान पर काबिज हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं महुआ। महुआ का सबसे ज़्यादा उपयोग शराब बनाने में होता है और महुआ से औषधि भी बनाई जाती है। और तीसरी चीज जो महुआ का बीज होता है उससे तेल भी निकाला जाता है। इनफैक्ट अगर हम कहें तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है और अलीराजपुर झाबुआ वाला क्षेत्र है, यहाँ पर महुए का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। और ये ध्यान रखना है हमको कि जो ये इसका ऑयल निकलता है, इस ऑयल से ऐसा कहा जाता है कि स्किन डिजीज के लिए प्लस बॉडी पेन के लिए तेल बड़ा उपयोगी होता है। और महुए का तो उपयोग शराब के लिए जाना ही जाता है। ठीक है, तो शराब और औषधि दोनों के लिए होता है। इसके बाद आते हैं हर्रा। हर्रा, इस वृक्ष के फलों से 30-35 से 40% टैनिंग निकाली जाती है, जिसका उपयोग चर्म शोधन, चमड़े को साफ करने में, स्याही, पेंट बनाने, खाद्य सामग्री में होता है। और ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है तो छिंदवाड़ा, जबलपुर, शहडोल। अगर हम देखें तो ये कौन सा एरिया दिख रहा है हमको, पूरा दक्षिण पूर्व का क्षेत्र दिख रहा है। एक पन्ना हमको इसमें अलग से उत्तर की ओर देखने को मिल रहा है। इसके बाद आते हैं भिलावा। स्याही व पेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। स्याही व पेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। छिंदवाड़ा में इसका एक कारखाना भी डाला गया है और सर्वाधिक भिलावा के जो वृक्ष हैं छिंदवाड़ा में ही पाए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया भिलावा। इसके बाद आते हैं गोंद। गोंद का प्रयोग एक तो हमारे चिपकाने के काम में आता है, औषधि के रूप में भी इसका बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। कई तरह के वृक्षों से गोंद निकाली जाती है, जैसे बबूल का पेड़ हो गया, कुल्लू, सलाई आदि पेड़ों से गोंद का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। खाद्य सामग्री, कॉफी और पेस्ट्री बनाने में इसका उपयोग होता है। तो शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, झाबुआ और छिटपुट पूरे मध्य प्रदेश में गोंद का उत्पादन जो है किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, गौण उपज। तो ये पूरा फैक्चुअल टॉपिक था, इसमें ऐसा कुछ समझाने लायक नहीं था, लेकिन मैंने इसको सिर्फ ये काम किया है, इसको एक कंसाइज वे में आपके सामने स्लाइड के माध्यम से जो आपको एग्जाम में लिखना है उन सब चीज़ों को प्रेजेंट कर दिया। आप चाहें तो इसको मैपिंग में भी कुछ चीज़ों को दे सकते हैं, जैसे भिलावा, छिंदवाड़ा में कॉन्सेंट्रेट है, आपको समझ में आ गया। इसके बाद आप चाहें तो इस वाली चीज़ को भी आप दे सकते हैं, लाख वृक्ष कहाँ पे आ रहा है, तो इसको भी आप देखिए। एक कारखाना भी लाख का डाला गया उमरिया जिले पर, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में लाख का एक सरकारी कारखाना है। पूरा इंदौर जो है लाख की चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आप इसको मैपिंग में भी चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो आपका मेरे ख्याल से 200 शब्दों का ये आंसर बनेगा। तो आप यहाँ से पूरा 3 चीज़ आपको मुख्य उपज के रूप में ले लेना है और बाकी चीज़ों को हमको गौड़ उपज के ले लेना है, और इतना ही आपका पूरा एक आंसर तैयार हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक करते हैं। अगला लेक्चर में एक बड़ा फैक्चुअल लेक्चर है, मैं आपका यहीं पे करवा देता हूँ अभी। और उस लेक्चर में आप देखेंगे मध्य प्रदेश की वन नीति को पूछा जाता है आपसे, मध्य प्रदेश की नई वन नीति कब बनाई गई। तो मध्य प्रदेश की जो नई वन नीति बनाई गई वो 2005 में इसको बनाया गया था। मैं यहीं पर आपको पूरी चीज़ें सुना देता हूं और स्लाइड जो है आखिरी में आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। सबसे पहली बार मध्य प्रदेश की जो वन नीति बनाई गई वो 1952 की थी। भारत सरकार की भी यही वन नीति थी 52 की। और इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, भारत सरकार ने 1988 में अपनी दूसरी वन नीति को बनाई और इस वन नीति में कुछ लक्ष्य निर्धारित किया भारत सरकार ने। कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया कि टोटल क्षेत्रफल के 33% एरिया पर वन रहेगा, मैदानी क्षेत्रों पर 20% तथा पहाड़ी क्षेत्रों पर 60% वनों का विकास किया जाएगा। जब 2005 में मध्य प्रदेश शासन ने अपनी नई वन नीति को बनाया तो 1988 की वन नीति के आलोक में अपनी नई नीति का निर्धारण किया। और इस नीति का अंतिम लक्ष्य ये था कि वनों का निरंतर विस्तार किया जाए, बिगड़े हुए वनों का उपचार किया जाए, अधिक से अधिक पौधारोपण किया जाए और वृक्षों की कटाई को रोका जाए। इन सभी चीजों को करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण
नई वन नीति 2005 में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लाई गई। क्या क्या प्रावधान किए गए? कोशिश ये भी की गई कि जो वन के आसपास रहने वाले समुदाय हैं उनको भी वन से जोड़ा जाए, उनको भी, ताकि वन से अपनत्व रहे और वन से उनको लाभान्वित करने से भी कोशिश की गई। नई वन नीति को बहुत कड़ा बनाया गया और ऐसे लोगों को जो वन नीति के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं उनको सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना भी करवाई गई। साथ में जो वन चौकी थी इनकी संख्या को बढ़ाया गया और वन चौकी में कार्य करने वाले कार्मिकों को नई तकनीक से लैस किया गया और उन्नत औजार इनको उपलब्ध कराए गए। ध्यान रखिएगा, वन ग्रामों को राजस्व ग्राम के रूप में बदला गया। ये वन ग्राम क्या होते हैं और राजस्व ग्राम क्या होते हैं? तो वन ग्राम जो होते हैं, वन ग्रामों में सरकार को डेवलपमेंट कार्य करने का अधिकार नहीं होता है और इसलिए सरकार ने जो बहुत कोर वन एरिया थे उनको छोड़ करके सभी वन गांवों को राजस्व ग्रामों के रूप में परिवर्तित करने का प्रावधान किया ताकि विकास कार्यों को किया जा सके, क्योंकि वन के आसपास सामान्यतः जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं और इनका विकास नहीं हो पाता है। तो इसमें कोशिश सरकार ने की थी। इसके बाद जो वन बिगड़ गए थे किन्हीं कारणों से, उन वनों में सघन वृक्षारोपण करने का प्रयास किया गया। ध्यान रखिएगा, सघन वृक्षारोपण करने का प्रयास किया गया। इसके बाद वन से संबंधित उद्योगों को विकसित करने पर बल दिया गया और वन के माध्यम से नए नए रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश की गई। इस नई वन नीति में लकड़ी के काटने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया और सामाजिक वानिकी, लोक वानिकी जैसे कार्यक्रमों को ज्यादा महत्व दिया गया। ध्यान रखिएगा, नई वन नीति जो है जैव विविधता को बनाए रखने का प्रयास करती है तथा पर्यावरण के लिए जितनी भी चीजें नुकसानदायक है उसको रोकने की कोशिश करती है। ये इसके कुछ मुख्य प्रावधान थे और अभी मैं आपको नई वन नीति के संदर्भ में एक यहाँ पे स्लाइड आपको दे रहा हूँ, उसके माध्यम से आप अपनी फोटोग्राफ्स को स्लाइड का चाहें तो आप तो देखिएगा। उद्देश्य मैंने लिखा है आपको, भूजल संरक्षण, मृदा अपरदन को रोकना, ये सब इसका एक व्यापक वन नीति आई। फॉरेस्ट को तो बचाना ही है, लेकिन साथ में हमको, जैसे कि आपको पता है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है लगातार गिरता जा रहा है, मृदा अपरदन की समस्या बढ़ती जा रही है, उस संदर्भ में भी इस नीति में प्रयास करने की कोशिश की गई। ठीक है, मैंने कहा वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन करने के बाद जैव विविधता संरक्षण, वन प्राणी संरक्षण व इको टूरिज्म को प्रोत्साहन दिया गया। नई वन चौकी मैंने आपको बताया है, विशेष अदालतें जो स्थापना की जाएगी ताकि जो भी लोग दोषी हों उनको शीघ्र ही उनको पनिशमेंट दिया जा सके। इसके अलावा देखिए, भौमिक जल रिचार्जिंग आवश्यक होता है, ऐसे बहुत सारे जगहों को ग्रीन बेल्ट के रूप में बनाया गया है। ठीक है, अति चराई को रोकने का प्रयास किया गया है। मैंने कहा वृक्षारोपण को तो दिया ही गया है, नए उद्योगों, वन आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है। इस बार इस नीति में सड़क, राजमार्ग और आपके जो कैनाल हैं, नहरों, उनके दोनों तरफ वृक्षारोपण का प्रयास किया गया है। ठीक, इस वन नीति की सबसे अच्छी बात थी जो आसपास के लोग थे उनको कनेक्ट किया गया और उनके माध्यम से, उनके भागीदारी के माध्यम से वनीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है वनों का प्रबंधन ग्राम समिति बनाकर किया जाएगा और वन के क्षेत्र में आवश्यक रिसर्च को भी यहाँ पर प्रोत्साहित किया गया है। तो ये वन नीति थी। मैं एक बार फिर से स्लाइड आपके सामने ला देता हूँ और आप इसको प्रॉपर लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मेंस में एमपीपीएससी का भी पूछ सकता है। तो यहाँ से शुरू हो रही है हमारी मध्य प्रदेश की नई वन नीति। मैं थोड़ी देर हट जाता हूँ स्टेज से, आप इसको देखते रहिए।
ठीक इतना ही था दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। और हम लोग आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है एमपी का कौन सा लेके आ रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य राष्ट्रीय अभ्यारण्य कितने हैं, ये भी बड़ा फैक्चुअल टॉपिक है, लेकिन एमपीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं प्रीलिम्स और मेंस में, तो इसको हम कल के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।